आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि बहते हुए द्रव की ऊर्जाओं का योग सदैव नियत रहता है। तो बहते हुए द्रव के लिए उसकी ऊर्जाओं का योग हम किस प्रकार से देखें। मान लीजिए कि माना हमने कि एक आदर्श द्रव है, ठीक है। आदर्श द्रव को हम किस प्रकार से बताएंगे कि आदर्श द्रव जो अश्यान हो, मतलब उसमें श्यानता का गुण न हो और साथ ही वो असंपीड्य हो, मतलब उसे संपीडित आसानी से न किया जा सके। तो कोई एक आदर्श द्रव है, किसी असमान परिच्छेद वाले नली में बहता है। परिच्छेद वाले नली में किस प्रवाह से? धारा रेखी प्रवाह से यदि बह रहा है, धारा रेखी प्रवाह से यदि बह रहा है तो उस नली में प्रत्येक बिंदु पर, और असमान परिच्छेद वाली जो नली है उसके प्रत्येक बिंदु पर हम देखें, प्रत्येक बिंदु पर एकांक द्रव्यमान या हम इसकी बात करें एकांक आयतन के लिए, कुल ऊर्जा, एकांक द्रव्यमान या एकांक आयतन के लिए कुल ऊर्जा हम किसे बोले? ऊर्जा के लिए हम जानते हैं कि कौन कौन सी ऊर्जाएं वहां पर संभव हो सकती हैं। वो ऊर्जाएं यहाँ पर होंगी, हम उसे बोलेंगे दाब ऊर्जा। दूसरी होगी, यदि वो किसी स्थिति पर है तो स्थितिज ऊर्जा, एवं यहाँ पर हम बात करें तो उस स्थिति पर धारा प्रवाह की गतिज ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जाओं का जो योग होता है वो जो कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा का मान नियत होता है। ठीक है, ये क्या है? ये है बर्नौली का प्रमेय। इसे ही बर्नौली का प्रमेय कहते हैं और इसे ही हमें सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करना है तो हम इसके लिए एक आरेख देखेंगे। पहले देखिए, इसके लिए क्या क्या हमने एक असमान परिच्छेद वाली नली ली हुई है। असमान परिच्छेद है मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है, नली यहाँ पर है, उसे हमने ए बी से व्यक्त कर दिया है। ठीक है, एक छोर है और बी उसका दूसरा छोर है जहां से धारा रेखी प्रवाह द्रव का होता है। तो द्रव के धारा रेखी प्रवाह को हमने कुछ संरचना के आधार पर कुछ इस तरह बनाया हुआ है कि प्रत्येक जो धारा के कण होते हैं, या हम कणों के रूप में ही उसकी बात करें तो जो प्रत्येक कण होता है अपने सामने वाले कण का अनुसरण करते हुए धारा रेखी प्रवाह में उसी दिशा में उसी एकांक समय में गति करते हुए आगे बढ़ता है। आदर्श द्रव की बात करें जो यहाँ इस असमान परिच्छेद वाली नली से होकर गुजरती है, तो असमान परिच्छेद वाली जो नली है उसके लिए पहला परिच्छेद को यदि हमने उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को A1 से प्रस्तुत किया है, ठीक है, और दूसरे छोर के लिए जहां बी छोर है उसके लिए उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हमने A2 से प्रस्तुत कर रखा हुआ है। इसी तरह जो पृथ्वी तल है या एक निरपेक्ष तल होगा, तो इस निरपेक्ष तल से दोनों परिच्छेद के स्थितियों को हम उसकी ऊंचाइयों को क्रमशः H1 तथा दूसरे के लिए उसकी ऊंचाई को क्रमशः H2 से प्रदर्शित कर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम ये मानते हैं कि पहले जो परिच्छेद है, पहला परिच्छेद ए, उस पर धारा का प्रवाह जो होता है वो v1 वेग से होता है, और दूसरी स्थिति पर जहां से वो निर्गत होती है वहां धारा का प्रवाह वेग v2 से हमने प्रदर्शित कर लिया हुआ है। अब यदि बहने वाले जल के लिए हमने उसके घनत्व को रो से प्रदर्शित कर रखा हुआ है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो बल उस पर लगेंगे उसकी चर्चा करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं परिच्छेद ए की। परिच्छेद ए पर जो है द्रव, परिच्छेद ए है तो वहां द्रव पर जो आदर्श द्रव है उस पर लगने वाला बल, द्रव पर लगने वाले बल को किस प्रकार हम लिखेंगे? बल क्या होता है? बल होता है लगने वाला दाब, और जो दाब लगता है उस एक समान क्षेत्रफल पर तो वह दाब और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो लगने वाले बल को हम परिच्छेद ए पर देखें तो वहां पर दाब की चर्चा यदि हम करते हैं तो मान लीजिए वहां पर दाब P1 है और दूसरे परिच्छेद में जहां B है वहां पर दाब P2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दाब को यदि हम ए परिच्छेद पर देखें तो दाब P1 से प्रस्तुत होगा और क्षेत्रफल जो है A1 से प्रस्तुत हो। देखिए, परिच्छेद ए पर हमें द्रव पर लगने वाले बल का मान तो मिल गया। लगने वाले बल का मान मिल गया है तो ए परिच्छेद पर ही प्रति सेकंड उस परिच्छेद से निकलने वाले द्रव पर किया जाने वाला कार्य, किया गया कार्य हम किस प्रकार से प्रस्तुत करें? कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल, और बल की दिशा में हुआ विस्थापन। तो विस्थापन को यदि वेग के रूप में हम लिखते हैं तो वेग से हमें उसे किस प्रकार लिखना होगा? वेग जो होता है वो होता है यहाँ पर विस्थापन बटे समय के रूप में। अब यदि प्रति सेकंड की बात की गई है तो वेग कहीं ना कहीं किसके बराबर है? उस चली गई दूरी के बराबर है। तो कार्य हमें इस प्रकार किस प्रकार प्रस्तुत होगा? कार्य होता है बल और बल की दिशा में विस्थापन। तो बल हमने प्राप्त कर लिया है P1 A1, और जो किया गया कार्य है उसे वेग के रूप में यदि प्रदर्शित करें तो उसे V1 के रूप में हमने लिख लिया है। तो ए परिच्छेद पर हमें प्रति सेकंड उस द्रव पर किया जाने वाले कार्य का परिमाण हमें मिल गया है। अब इस तरह बी परिच्छेद की बात करते हैं तो बी परिच्छेद पर प्रति सेकंड उसी तरह किए जाने वाले द्रव द्वारा किए जाने वाले कार्य की बात करते हैं तो उस कार्य का मान होगा P2 A2 V2 के रूप में। ये हमें बता रहा है
द्रव पर किया जाने वाला कार्य। तो अब मूल रूप से बात करें तो परिणामी जो कार्य होगा द्रव पर, परिणामी जो द्रव पर कार्य होगा, द्रव पर कार्य को हम यदि W से प्रस्तुत करें तो उसका मान क्या होने वाला है? इसका मान रहने वाला है P1 A1 V1 ऋण P2 V2 A2 के रूप में। ये हमें मिला। ये परिणामी द्रव पर जो कार्य हुआ है उसका मान यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसे हम ले लेते हैं समीकरण 1। अब आगे हम यहाँ पर लगाने वाले हैं अविरतता का सिद्धांत। अविरतता का सिद्धांत हमें बताता है कि द्रव के प्रवाह की दर क्या होती है। तो इसके आधार पर किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से किसी निश्चित वेग से निकलते हुए द्रव के लिए उसकी ऊर्जा को नियत कहा जाता है। किस प्रकार से? A1 V1 बराबर A2 V2, ये हमें बता रहा है। A और A1 A2 क्रमशः उन परिच्छेदों के लिए उनके क्षेत्रफल हैं। तो देखिए, अविरतता के सिद्धांत से हमने ये तो निकाल लिया। अब ये निकाल लिया है तो प्रति सेकंड हम बात करते हैं कि प्रति सेकंड बहने वाले जो द्रव हैं, बहने वाले द्रव के लिए उसके द्रव्यमान को क्या लिखा जाएगा? द्रव का द्रव्यमान किससे स्पष्ट करेंगे? उसे हम स्पष्ट करेंगे स्मॉल m से। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान यहाँ पर द्रव्यमान जो होता है वो आयतन और वहाँ पे उस द्रव के लिए उसके घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। अब इसके आधार पर यदि आयतन की हम बात करें तो आयतन जो प्रवाह होता है, द्रव का प्रवाह होता है, उसका दर होता है, वो आयतन को ही प्रति सेकंड पर बताता है कि प्रति सेकंड पर कितना आयतन उस परिच्छेद से वहां पर निकला हुआ है। तो हमें अविरतता के सिद्धांत के आधार पर ये देखना होगा कि आयतन क्या होगा। आयतन हमने A1 V1 से ले लिया पहले परिच्छेद के लिए, और उसके लिए घनत्व को हमने रो से प्रदर्शित किया हुआ है। प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का द्रव्यमान दोनों परिच्छेदों में यदि हम देखें तो m का मान क्रमशः किस तरह होगा? दूसरे परिच्छेद के लिए उसका मान A2 V2 और रो के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह यदि हम A1 V1 की बात करें तो A1 V1 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? m अनुपात रो, और A2 V2 भी किसके बराबर होगा? जो द्रव प्रवाह की दर होगी वो उसके द्रव्यमान और घनत्व के अनुपात के बराबर। तो ये स्थितियां जो हमारे पास हैं, इनको हम क्या करने वाले हैं? इनको हम समीकरण 1 पे रखें। समीकरण 1 हमें देखना होगा जो वहां पर मौजूद है। तो कार्य के लिए वो सूत्र हमें मिलेगा। देखिए, P1 तो हमने वहां पर रखा और A1 V1 का मान हमने रख लिया m अनुपात रो, और इसी तरह P2 V2 के लिए P2 हमने लिखा और इसे लिखा m अनुपात रो के रूप में। ठीक है, तो हम कार्य को किस प्रकार लिख पाते हैं? m अनुपात रो हमने लिखा और इसे लिख दिया P1 ऋण P2 के बराबर। इस प्रकार द्रव में किया जाने वाला कुल कार्य हमें मिल गया। कार्य क्या होती है? कार्य एक तरह से ऊर्जा ही होती है, ये हमने ले लिया है। अब इसे हम सम्मिलित रूप से समीकरण, देखिए उसे एक नाम दिया था, इसे समीकरण 2 नाम। अब यदि कुल ऊर्जाओं का मान जो नियत होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन द्रवों के लिए उसकी स्थितिज ऊर्जा के लिए। स्थितिज ऊर्जा इस प्रकार प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली द्रव के लिए परिच्छेद A पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसे हम क्या लिखेंगे? mgh1। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा की बात की जा रही है, और दूसरे परिच्छेद के लिए हम उसे लिखते हैं mgh2। ये स्थितिज ऊर्जा हुई। अब स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है, देखिए स्थितिज ऊर्जा को हम Pe से प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें वृद्धि को हम किस प्रकार से? डेल Pe से प्रस्तुत करेंगे, जिसका मान क्या होगा? दोनों परिच्छेदों में स्थितिज ऊर्जा में अंतर का मान, उसे हम किस प्रकार से लिखते हैं? mgh2 ऋण mgh1। ठीक है, हमने क्या किया? डेल Pe हमने लिख लिया, मतलब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि लिख ली, इसका मान mg हमने लिखा, और h2 ऋण h1 के बराबर यहाँ पर मान होगा। इसे भी ले लेते हैं समीकरण के रूप में, और समीकरण इसे नाम देते हैं हम समीकरण 3। इस तरह देखिए स्थितिज ऊर्जा की बात होगी, बिल्कुल इसी तरह हमें बात करनी है गतिज ऊर्जा के लिए। तो गतिज ऊर्जा का जो मान होता है प्रति सेकंड ऊर्जा के रूप में उस द्रव का प्रवाह वहां से होना, तो परिच्छेद A के लिए उसकी गतिज ऊर्जा को हम किस प्रकार से? 1:2 m यहाँ पर V1 वर्ग के रूप में। इसी तरह दूसरे परिच्छेद के लिए बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान यहाँ पर 1:2 m V2 वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हमें देखनी है कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई है। तो गतिज ऊर्जा को यदि Ke से हम प्रस्तुत करते हैं तो गतिज ऊर्जा की वृद्धि को डेल Ke से हम प्रस्तुत करेंगे, जिसका मान क्या होगा? पहले परिच्छेद और दूसरे परिच्छेद में गतिज ऊर्जाओं में वृद्धि का मान, तो इसे हम लिखते हैं 1:2 m V1 वर्ग ऋण 1:2 m V2 वर्ग के रूप में। ठीक है, तो इसे क्या लिखा जाएगा? डेल Ke हमने लिखा, इसका मान होगा 1:2, m हमने लिया, ये बनता है V1 का वर्ग ऋण V2 का वर्ग। ठीक है, ये हमें जो सूत्र मिला हुआ है अभी, इसे हम ले लेते हैं समीकरण 4। तो देखिए कुल ऊर्जाओं का मान नियत होता है, ये हम जानते, तो हम यहाँ उपयोग करने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम के आधार पर हम लिख सकते हैं कि द्रव पर जो कार्य किया गया था
कार्य किया गया था, मतलब वो कुल ऊर्जा थी पहले के रूप में। वही ऊर्जा जो है द्रव के लिए उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि तथा द्रव के लिए उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के योगफल के बराबर है। जहाँ द्रव पर किया गया कार्य W से हम प्रस्तुत करते हैं, द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि को हम डेल PE से प्रस्तुत करते हैं और गतिज ऊर्जा में वृद्धि को डेल KE से प्रस्तुत करते हैं। देखिए सभी मानों को क्रमशः समीकरण 2, 3 और 4 से हम यहाँ पर रखते हैं। अब देखिए उनके मान क्या क्या रहेंगे। यहाँ पर P का मान हमने निकाला था P1 ऋण P2 के बाद स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि है, हम उसे mg यहाँ पर H2 ऋण H1 से प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि है 1/2 m से V2 वर्ग ऋण V1 वर्ग के रूप में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्थितियां तो हो गई। अब क्या करने वाले हैं, m को हम वहां से उपेंद्र के रूप में हटा देते हैं। तो हटा दिया हमने, तो इस यहाँ पर लिखा P1 ऋण P2 का मान। ठीक है, और यहाँ पर जो मान बचते हैं रो को उस तरफ ले गए, तो रो यहाँ पर G H2 ऋण H1। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर बनता है 1/2 रो V2 वर्ग ऋण V1 वर्ग के रूप में। ठीक, बाकी पदों को हम एक साथ लिख लेते हैं। P1 यहाँ पर है और ऋण P2 है, यहाँ पर मान अलग अलग हम लिखे रो G H2 ऋण रो G H1 धन 1/2 रो V2 वर्ग ऋण 1/2 रो V1 वर्ग के रूप में। यहाँ पर सभी पदों को जो एक परिच्छेद से निकलने वाले हैं, सभी जो ऊर्जाएं हैं उनको एक ही स्थान पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये पक्षांतरित हुआ तो रो G H1 मान, और यहाँ पर बनता है 1/2 रो V1 वर्ग के रूप में, और दूसरे पद पर वो मान बनता है P2 यहाँ पर धन के रूप में रो G H2 धन 1/2 रो V2 वर्ग के रूप में। देखिए ये जो हमें पद मिला, जो ऊर्जा का मान है, ऊर्जा का मान यदि हम देखते हैं, दाब ऊर्जा क्रमशः हम बात करते हैं किन किन ऊर्जाओं की। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो P से संबंधित है उसे हम बोलेंगे दाब ऊर्जा, और जो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा से संबंधित है, H से संबंधित है, उसे हमने लिख लिया स्थितिज ऊर्जा, और अंतिम में जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा से संबंधित, इसे हमने लिख लिया गतिज ऊर्जा। तो तीनों ऊर्जाओं का जो योग है वो दोनों परिच्छेदों पर उनके योग के बराबर, पहली स्थिति पर पहले परिच्छेद में जो कुल ऊर्जा है और दूसरे परिच्छेद में कुल ऊर्जा है उसका मान नियत है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं नियतांक के रूप में, कि बहते हुए जल के लिए पूरी ऊर्जा कुल ऊर्जा का मान नियत होता है। पहले परिच्छेद में भी नियत है और दूसरे परिच्छेद में भी उसके बराबर है, मतलब वो नियत है। इसे हम किस प्रकार लिख पाए, P धन रो G H धन 1/2 रो V वर्ग के रूप में। ये हमें बताता है C, मतलब हम बोलते हैं नियतांक राशि के रूप में। यही हमें बताता है कि बहते हुए द्रव के लिए कुल ऊर्जा का मान, यहाँ पर इसे हम बोलेंगे कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है प्रत्येक बिंदु पर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।